वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2011 में आई वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्लेजर मूवी द बनी मैन के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया था कार्ल लिंडबर्ग ने। बेसिकली इस मूवी के टोटल 3 पार्ट है, जिनके नाम साल 2014 में आई बनी मैन मैसेकर एंड 2017 में आई बनी मैन वेंजेंस। बट इनके बारे में हम सभी वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही फ्रीक आउट एंड इंटेंस सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही एक 19 साल की एमी नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि वो कम्प्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक खून से लथपथ हो रखी थी। वो किसी चीज से बुरी तरीके से डर कर रोते हुए भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। अब एमी यहाँ पर किससे और किस चीज से डर कर भाग रही है, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द पता चल ही जाएगा। सो एनीवेज एमी वो भागते भागते बुरी तरीके से थक गई थी। वो पास में खड़े एक ट्रक के पास जाकर फिलहाल के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और उस चीज से अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ट्रक के पीछे जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी ही वही चीज जिससे एमी अब तक भागने की कोशिश कर रही थी, जिसने एक नॉर्मल से दिखने वाली ऊपर से लेके नीचे तक बनी सूट यानी कि खरगोश जैसी दिखने वाली ड्रेस पहन रखी थी, जो कि दिखने में बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी बट खतरनाक जरूर थी। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि ये रेबिस सूट पहना हुआ आदमी खतरनाक था, तो आइए इस बारे में देखकर अच्छे से पता लगाते हैं। सो खैर एनीवेज ये बनी सूट वाला आदमी ठीक उसी ही ट्रक के पास जा जिधर अभी इस समय एमी अंदर छुपी बैठी हुई थी, उसकी दोनों टांगों को खींचकर रगड़ते हुए ट्रक से बाहर निकाल जमीन पे नीचे गिराकर हाथों में पकड़ी हुई लोहे की एक मोटी चेन से बुरी तरीके से इसको इससे पीट अधमरा कर इसी ही चैन को इसकी कमर में बांध पीछे ही लगे हुए एक बड़े से पेड़ में अटका कर अब चैन के दूसरे हिस्से को अपने ट्रक के पीछे बांध तुरंत ही ट्रक के अंदर बैठ चालू कर एमी की पूरी बॉडी को बीच में से खींचकर फाड़कर बेरहमी से 2 टुकड़े कर मार डालता है। तो अब सीन सीधे इसे क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर कुछ कॉलेज के टीनेज स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के नाम सैम, मोली, जैन, जेसिका एंड कार्ल होते हैं, जो कि ये सभी ही एक हफ्ते के ट्रिप के लिए टेक्सास से मिशिगन जोना नाम के एक जंगल के अंदर कैंपिंग के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दरअसल ये सभी ही स्टूडेंट्स जिस जंगल के अंदर कैंपिंग के लिए आए हुए थे, ये अनफॉर्चुनेटली वही जंगल होता है जिसमें हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में एमी नाम की 19 साल की लड़की को एक क्रीपी से बनी सूट वाले आदमी के जरिए मरते हुए देखा था। बट ये सभी ही इस जगह के पास्ट हिस्ट्री और इसके इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे, जिनमें से हम सभी ने एक इंसिडेंट अभी कुछ ही देर पहले देखा था। सो एनीवेज कार्ल, जो कि वो कैंप पर जाने के लिए ड्राइव ही कर रहा था, तो तभी ही कुछ ही दूर ड्राइव करते ही अचानक से इसके सामने एक बड़ा सा ट्रक सड़क के बीचों बीच आ जाता है, जो कि उस ट्रक का ड्राइवर काफी धीरे धीरे लो स्पीड में अपने ट्रक को चला रहा था। तो बस उसी ही बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए कार्ल वो गुस्से के मारे अपनी कार को इस ट्रक से इमीडिएटली ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो अब इस इंसिडेंट को देख वो ट्रक ड्राइवर, जिसको ये ओवरटेकिंग की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो अचानक से कार्ल और उसके दोस्तों की कार को ट्रक के जरिए जोर जोर से पीछे की तरफ से टक्कर मारना शुरू कर देता है, तो जिसके चलते इनकी कार का इंजन एकदम से ही खराब हो जाता है और बीच सड़क पे ही धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली इन सभी को अपनी कार को कैंप आने से पहले ही सड़क किनारे खड़ी करने पड़ जाती है। तो अब इस ट्रिकी सिचुएशन को देख कार्ल वो अपनी कार से निकल कार के नीचे घुसकर इंजन को ठीक करने की कोशिश ही करता, तो तभी ही वही ट्रक वाला एक बार फिर से पीछे की तरफ से आ वो उनकी कार को इंटेंशनली दोबारा से टक्कर मार कार के नीचे लेटे कार्ल को, जो कि इंजन सही करने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरीके से कुचलकर मार डालता है और तुरंत ही अपने ट्रक को इधर से लेके चले जाता है। सो अब मेनवाइल वहीं कार के अंदर बैठे वो सभी ही लोग डर के मारे बाहर आकर इस इंसिडेंट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो तभी ही सैम, मॉली और रूबी को ठीक अपनी आंखों के सामने कार्ल कुचला हुआ मरा पड़ा हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस दिल दहला देने वाले सीन को देख ये सभी ही स्टूडेंट्स इमीडिएटली इस जंगल से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अब ये जगह इन सभी के लिए इस ट्रक वाले इंसिडेंट के बाद से बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और उल्टा भयानक होती जा रही थी।
अब फाइनली काफी देर तक चलने के बाद ये सभी ही थक थका कर भूख और प्यास के मारे बस एक पेड़ के नीचे आकर थोड़ी देर बैठकर रेस्ट करने की कोशिश ही करते, तो तभी ही जेसिका को ठीक पीछे की झाड़ियों की तरफ से किसी की गाने की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने को मिलती है। तो जिसे देख के तुरंत ही इस बारे में पता करने के लिए खड़ी हो उस जगह पे जाकर झाड़ियों के पीछे से देखती ही, तो तभी ही हम सभी को वही क्रीपी सा रैबिट सूट पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो गाना गुनगुनाते हुए अपने मसीटी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो अब इसे चल रहे इंटेंस सीन के दौरान सैम, जो कि वो चिल्लाते हुए अचानक से जेसिका के पीछे आ जाता है, तो जिसके चलते उस कपल की आवाज को सुन वो रैबिट सूट पहना हुआ आदमी एकदम से खड़ा हो जेसिका और सैम के सामने आ जाता है, जिधर वो इसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच तुरंत ही अपनी मसेटी को स्टार्ट कर जेसिका को पेट के बीच में से फाड़कर मार डालता है। तो अब इस दिल दहला देने वाले सीन को देख ठीक पीछे ही खड़ा सैम वो अपने दोस्तों के पास जा उन सभी को इससे बारे में बताकर ठीक सामने ही दिख रहे एक फार्म हाउस में जाकर छुपने के लिए कहता है, क्योंकि वो कृपी आदमी जेसिका को मारने के बाद अब इन सभी के पीछे ही आने वाला था। अब फाइनली फार्म में छुपे रहने के घंटों भर बाद सैम, जिसको ये अच्छे से पता था कि ये सभी ही उससे कृपी आदमी से ज्यादा देर तक छुपे बैठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वह आदमी कभी भी अंदर आकर इस फार्म के गेट को तोड़कर बड़े ही आराम से मसेटे के जरिए इनको मार सकता था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फार्म इसी ही बनी सूट वाले आदमी का था। तो अब इसी ही चीज को देखते हुए सैम ये अपने बाकी फ्रेंड्स उन सभी को फिलहाल के लिए किसी भी हालत में अंदर ही रुकने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर कहीं ना कहीं से हेल्प लाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब यही वो एक लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन था जिसके चलते ये सभी के सभी इधर से जिंदा निकल सकते थे। समहाउ इस फार्म हाउस के बाहर आते ही सैम वो इस जंगल के पीछे वाली एरिया की तरफ भाग आसपास किसी गाड़ी वाले से हेल्प लेने की कोशिश करता, तो तभी ही उससे पहले सैम को ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा सा ट्रक दिखाई देने को मिल जाता है, जो कि ये ट्रक दिखने में सैम वैसा ही था जिसमें हम सभी ने थोड़ी देर पहले कार्ल को कार एक्सीडेंट के वक्त मरते हुए देखा था। और अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसका ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही रैबिट सूट पहना हुआ आदमी ही होता है। मीनवाइल अब इस ट्रक को देखते ही सैम वो तुरंत इसके अंदर चढ़ स्टार्ट करने की कोशिश ही करता, तो उससे पहले ही वही कृपी आदमी वो एकदम से इसी ही ट्रक के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सैम को इसके अंदर बैठा देख तुरंत ही उसके दोनों टांगों को पकड़ खींच के बाहर निकाल पास ही में पड़ी हुई अपनी चिंसों से एक ही झटके में इसके हाथ पैर और इसके सर को बुरी तरीके से काटकर बहरे में से मार देता है। लेकिन अभी इतना ही नहीं, मोली, जो कि वो अभी फार्म हाउस के अंदर ही थी, वो सैम के चिल्लाने की आवाज को सुनते ही अंदर से बुरी तरीके से डरकर फार्म से बाहर निकल इधर से भागने की कोशिश करती, बट अनफॉर्चुनेटली तभी ही उससे पहले वो आदमी वो मोली को इधर से भागता देख तुरंत ही उसके पीछे जाए एक पत्थर से उसके सर को फोड़ बेहोश कर कंधे पर उठा अपने फार्म के अंदर लेकर आ जाता है। तो अब फार्म के अंदर लाते ही ये कृपी आदमी मोली को भयानक टॉर्चर के जरिए मारने की कोशिश करता है। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए ये कृपी आदमी ये मोली को एक बेड पर अच्छी तरीके से लेटाकर इसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध होस्टेज बनाकर ठीक पास ही में पड़े हुए एक बॉक्स में से लोहे की कील और हथौड़ा निकाल सीधे इन कीलों को मोली की पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक मारकर अच्छी तरीके से घुसा देता है। और अब ये कृपी आदमी पास ही में पड़ी हुई एक गर्म प्रेस को ले मोली की पैंट को उतारकर सीधे उसके लोअर पार्ट के ऊपर इसको रख देता है, तो जिसके चलते वो इससे दर्दनाक टॉर्चर को सहन ना करते हुए ठीक इसी ही बेड पे मर जाती है। अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सीन अब इधर से चेंज होकर जैन के ऊपर फोकस करता है, जो कि वो अभी भी फार्म हाउस के अंदर ही मौजूद थी और अपने फ्रेंड सैम का आने का इंतजार कर रही थी। तो तभी ही उसी ही दौरान वही रैबिट सूट पहना हुआ आदमी वो अचानक से पीछे के गेट से अंदर आ जाता है, जिधर वो जैन को ठीक अपने सामने देख इसके सर पर हथौड़ा मार बेहोश कर बेसमेंट के अंदर लेकर आ जाता है। तो बेसमेंट के अंदर आते ही ये कृपी आदमी जैन के हाथ पैर और मुंह को टेप से बांध अजीबो तरीके से होस्टेज बनाकर जैन के दोनों घुटनों को एक बड़ी सी आरी से काट बुरी तरीके से अपाहिज बना डालता है ताकि ये इधर से भाग ना सके। तो अब इसके पैरों को ऐसे काटने के बाद ये आदमी अपने ठीक पीछे ही पड़ी हुई दो बड़ी सी लोहे की रॉड को गर्म कर सीधे इन दोनों ही रॉड को जैन के लोअर एरिया में बुरी तरीके से घुसा देता है, जिसके चलते जैन वो दर्दनाक सहन करने की वजह से तड़पते हुए चिल्लाकर व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही मर जाती है। और बस हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड होकर इसके सेकंड पार्ट यानी कि साल 2014 में द बनी मैन 2 के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी उस मूवी को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मास्क वाला आदमी कौन था जो कि लोगों को बिना किसी रीजन के ही इतनी बुरी तरीके से मारा करता था। बट वो मूवी हमको लेकर आनी चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो सीरियसली आपने अभी तक कुछ नहीं देखा।
वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी द बनी मैन की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।